हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में सोमवार को पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि राज्य में व्यवस्था परिवर्तन अपने आप में ही व्यवस्था पतन के रूप में जाने लगा है। उन्होंने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश ने अपनी पहचान व सम्मान खो दी है और विकास की दृष्टि से भी पीछे चला गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आनन फानन में लिए गए फैसले से राष्ट्रीय स्तर पर खिल्ली उठती है तो उसे वापस लेते हैं। जयराम ने कहा कि फैसलों के आरोप पूर्व भाजपा सरकार पर जड़ दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही हर चीज में टैक्स लगाया, जिसमें सीमेंट में 125 की बढ़ोतरी कर दी गई। अब टॉयलेट टैक्स को कहते हैं और फिर बैक रोल कर लिया जाता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हरियाणा में चुनावों में हिमाचल की गारंटियों के जिक्र देखने को मिल रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने खुद कहा कि उनकी हार का सबसे बड़ा कारण हिमाचल की कांग्रेस की सरकार रही। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए 2 वर्ष बाद भी पीएम मोदी वो उनके नाम का ही इस्तेमाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत की ये कड़ी लगातार आगे बढ़ती जा रही है पूरे देश भर में। आज भारतीय जनता पार्टी के 18 राज्यों में गठबंधन के साथ अपनी सरकारें हैं और बहुत सारे राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। अभी हाल ही में 2 राज्यों में चुनाव हुए हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। दोनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है और इसके लिए मैं पार्टी के नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हरियाणा एक ऐसा राज्य जिस राज्य में एक समय में भारतीय जनता पार्टी के 90 सीटों पर कैंडिडेट नहीं हुआ करते थे। अगर कैंडिडेट होते थे, अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होती थी। आज उसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार लगातार तीसरी बार बनी है और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। 29 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई है वहाँ पर। मित्रों, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कहें, मैं हिमाचल के संदर्भ में सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि व्यवस्था परिवर्तन जो मुझे लगता है कि अपने आप में ही व्यवस्था पतन के रूप में जाना जाने लगा है। 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पूरा होने जा रहा है और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने इन 2 वर्ष के कार्यकाल में अपनी पहचान भी खोई है, सम्मान भी खोया है और विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश बहुत पीछे चला गया है। मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, सरकार के फैसले लेने का तौर तरीका जो आज की तारीख में जो बना है वो एक मजाक का, परिहास का विषय बन चुका है। जिस तरह से आनन फानन में फैसले लिए जाते हैं और जब उन फैसलों की खिल्ली प्रदेश के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उठती है तो उन फैसलों को बदलने की कोशिशें होती हैं। और उस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि हैरानी की बात यह होती है कि फैसले खुद लेते हैं लेकिन उसके बावजूद
फिर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ये फैसले लिए गए थे। बहुत विचित्र परिस्थिति है, हास्यास्पद स्थिति अगर प्रदेश की है आज की तारीख में, मैं समझता हूँ वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है। हिमाचल प्रदेश में जहां जो टैक्सीज का जो दौर चला है, सत्ता में आते ही डीजल की कीमतें 7 रुपए बढ़ा दी गई, सत्ता में आते ही बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई, पानी पर टैक्स लग गया, सीमेंट की एक बोरी पर 125 रुपए की इंक्रीज 2 साल के इस छोटे से कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार में हो गई। राशन पर और राशन के अलावा अब आगे बढ़ करके अब नया दौर में हमको ये भी एक चीज देखने को मिली कि टॉयलेट टैक्स भी जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में सरकार की लगाने की मंशा थी। और बड़ी हैरानी की बात हुई, नोटिफिकेशन होती है टॉयलेट टैक्स की, और टॉयलेट टैक्स की उस नोटिफिकेशन के बाद जब चारों तरफ सरकार का मजाक बन गया तो बैकडेट से उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने की प्रोसेस की गई। और मैं इस बात को लेकर के भी हैरान हूं कि मुख्यमंत्री इस प्रकार से नेशनल चैनल के ऊपर बात करते हुए देखे गए कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया था। बताएं कौन सी नोटिफिकेशन है वो, किस तारीख की है, किस साल की है। बहुत अजीब लगता है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रकार से झूठी बातें कहते हैं, और झूठ बोलने का तो उनका अंदाज इस प्रकार का है जो एक आदत के रूप में वो अब जाना जाने लगा है। मैं हरियाणा के चुनाव में था तो हरियाणा के चुनाव के दिनों में चर्चा का विषय बना था, और हिमाचल प्रदेश की जो गारंटियां, हिमाचल प्रदेश की गारंटी के साथ साथ जो बातें उनने की थी, उन बातों का जिक्र हिमाचल प्रदेश की सरकार के हरियाणा के इस चुनाव के दौरान हर जगह सुनने को मिल रही थी। और जिस हरियाणा के कांग्रेस के नेतृत्व ने तय कर दिया था कि यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और पूरी जश्न की तैयारियों के साथ वो उस दिन काउंटिंग वाले दिन बैठे थे, लेकिन ढोल वाले भी ढोल उठा करके चले गए आखिर, और उसके बाद जो रथ बनाया था वो रथ भी खाली वहां से चला गया। और कांग्रेस पार्टी के वहां के हरियाणा के नेतृत्व ने इस बात के लिए कहा कि हमारी हार की सबसे बड़ी वजह हिमाचल प्रदेश की सरकार है, क्योंकि जो झूठी गारंटियां हिमाचल प्रदेश में दे रखी थी उसका असर हरियाणा के चुनाव में भी हुआ। और हमने भी इस बात को लेकर के हरियाणा में बात कही कि जो हालत हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने बना करके रखी है, कृपा करके मेहरबानी करके हरियाणा की हालत वैसे बनने से बचाइए। और लोगों ने इस बात को लेकर के गंभीरता से सारे विषय को लिया, और परिणाम आपके सामने है। मुझे इस बात को लेकर के जरूर कहना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी अभी तक वो लगातार अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए दोष भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि जयराम ठाकुर, नरेंद्र मोदी, 2 नामों का जिक्र विशेष तौर से करते हैं। और किसी भी सरकार के लिए परफॉर्म करने के लिए मैं समझता हूं कि 2 वर्ष का कार्यकाल पर्याप्त होता है। और अभी तक हम हिमाचल प्रदेश में इस बात को देख रहे हैं कि जहां भी उनको मौका मिलता है वो ऋण की बात जरूर करते हैं।
मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि जितना ऋण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में लिया, जब हमारी सरकार थी, उससे ज्यादा ऋण हिमाचल प्रदेश में 20 महीने से भी कम अवधि में कांग्रेस पार्टी ने ले लिया। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में दिसंबर जनवरी के महीने में 1 लाख करोड़ के ऋण के नीचे होगा। और ये 1 लाख करोड़ का ऋण का जो सारा श्रेय अगर किसी को जाएगा तो वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नाम जाएगा। आज हिमाचल प्रदेश के हालात ये हैं कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं, पेंशनर्स को समय पर पेंशन नहीं, और ये विचित्र परिस्थिति हमने देखी अब की बार, जो आज से पहले कभी नहीं, जब मुख्यमंत्री हर महीने घोषणा कर रहे हैं कि सैलरी 5 तारीख को मिलेगी, पेंशन 10 तारीख को मिलेगी, यानी कि सैलरी और पेंशन की तारीखें घोषित मुख्यमंत्री कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में भी संकट रहा, कोविड का संकट रहा, 2 साल तक रहा, जब आर्थिकी पूरी दुनिया की तबाह हुई थी, लेकिन उसके बावजूद समय पर सैलरी हुई, समय पर पेंशन मिली, और कभी भी हमने सैलरी और पेंशन को लेकर के घोषणा नहीं की कि इतनी तारीख को सैलरी मिलेगी। आजकल हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बड़े उत्साह में, और उत्साह की वजह यह है कि केंद्र सरकार ने जो सेंट्रल टैक्सेस का जो स्टेट शेयर जो है वो एडवांस में 1490 करोड़ के लगभग जो है वो जारी किया है हिमाचल प्रदेश को। उसके कारण अब कह रहे हैं कि सैलरी 1 तारीख को नहीं 28 तारीख को मिल जाएगी। अगर 28 तारीख को मिल रही है सैलरी, तो इसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को एक मुश्त पैसा दे दिया है। और इस बात को लेकर के मैं हैरान हूं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार भी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं निकाल पाए, जबकि हकीकत यह है अगर सैलरी मिल रही है तो इस वजह से मिल रही है जो केंद्र का जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जो 530 करोड़ रुपए हर महीने का आता है, उसकी मदद से हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है। और इसके अलावा पेंशन अगर कर्मचारियों को, हमारे पेंशनर्स को मिल रही है, वो इस वजह से मिल रही है जब केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल टैक्सेस का शेयर 750 करोड़ रुपए हर महीने का जो स्टेट को जारी होता है, जब वो पैसा आता है उससे जाकर के वो पेंशन दे रहे हैं। अगर केंद्र सेंट्रल टैक्सेस का शेयर और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की पैसे की अगर थोड़ी सी भी वहाँ पर अगर आगे पीछे हो जाती है, तो हिमाचल इस हालात में होगा कि हिमाचल कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाएगा, पेंशन को पेंशन नहीं दे पाएगा। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की है। और अब तो टॉयलेट टैक्स के बाद एक चर्चा का विषय और भी हिमाचल प्रदेश में बन गया। वो विषय बन गया कि बस में जो सवारी के साथ जो सामान जाएगा उसकी भी दरें तय कर दी गई। 0 से 5 कुल टिकट का 1/4, और इसी तरह से 5 से 15 अलग अलग स्लैब बना दी गई उसकी। और जब ये सारी चीज़ को लेकर के शोर पड़ा कि क्या स्कूल में जाने वाले बच्चों का, क्योंकि उनका जो बैग होता है उसका वजन 5 किलो से ऊपर ही होता है, क्या उसका भी किराया लिया जाएगा? तो इस बात को लेकर के जो उप मुख्यमंत्री जिनके पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वो क्लैरिफिकेशन देने के लिए कोशिश कर रहे थे। और जो नोटिफिकेशन की गई है उस नोटिफिकेशन में बड़ा साफ है कि जो दरें आपने तय की है उन दरों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में जो है वो बसों में चलने वाली जो HRTC की बसों में सवारियां जो चलने वाली हैं, उनसे उनके साथ सामान का भी जो किराया आप लेने का फैसला कर चुके हैं। तो आने वाले समय में ये भी स्थिति होगी
कि बस में सफ़र करते हुए कंडक्टर को तराजू भी साथ में रखना पड़ेगा और जो सामान आपके हाथ में होगा, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो आप स्कूल के बच्चों का बैग है, वो उनको तोलता हुआ दिखेगा। बहुत विचित्र फैसले लिए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। और जैसे मैंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम से ये व्यवस्था पतन होते हुए हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट सारे उन्होंने लगभग रोक दिए हैं। हम इस बात को भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अभी जो फैसला लिया गया, 51 पद SC, एक्सचेंज, SDO के समाप्त कर दिए गए। और आज हम खबर देख रहे हैं कि 51 पद ड्राइवरों के भी समाप्त कर दिए गए। 81 मुझे लगता है कि बेहतर होता कि जो CPS आप बनाया है, जिसमें 8 से 10 लाख रुपए प्रति माह आपका खर्चा एक CPS पर पड़ रहा है, अगर शुरुआत वहां से करते तो शायद मुझे लगता है कि पूरा हिमाचल उस सारी चीज को लेकर के गंभीरता से भी लेता, उस सारी चीज का अभिनंदन भी करता। एक तरफ मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर कहते हैं कि बहुत बड़ा आर्थिक संकट है और आर्थिक संकट के चलते मेरे मंत्री, मेरे CPS 2 महीने की सैलरी डेफर करेंगे, यानी कि विलंबित करेंगे। और कुछ चैनल में, कुछ अखबारों में इस सारी चीज से इसको इस प्रकार से भी रिपोर्ट किया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 2 महीने की सैलरी छोड़ दी, मंत्री और CPS ने। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत यह है कि 2 महीने की सैलरी विलंबित करने के लिए उन्होंने कहा था, यानी कि तीसरे महीने 3 महीने की सैलरी इकट्ठा लेंगे। ये भी हास्यास्पद एक फैसला था हिमाचल प्रदेश सरकार का। जब बार बार हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट का जिक्र करते हुए शायद कांग्रेस की हाईकमान ने इस बात का जिक्र किया कि आप ये बोलना छोड़ दीजिए, तो हमारे मुख्यमंत्री जी मीडिया के सामने प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है। इनके कितना इमेच्योर जो है वो स्टेटमेंट, कभी बोलना आर्थिक संकट गंभीर है और कभी बोलना कि आर्थिक संकट नहीं है। और इस बात को लेकर के तो हास्यास्पद स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी है कि मुख्यमंत्री बार बार जब कहते हैं कि 2027 तक हिमाचल अपने पांव पर खड़ा होगा और समृद्ध राज्य की श्रेणी में होगा और 2032 तक तो वो हिमाचल प्रदेश देश का सबसे जो है आर्थिक दृष्टि से संपन्न प्रदेश होगा। मुझे मालूम नहीं क्या आंकड़े हैं, कहाँ से ये सारी चीज़ें वो कहते हैं और कैसे उनके जो पार्टी के नेता उनको कहने के लिए इन बातों को इजाज़त देते हैं। इस प्रकार के हालात को लेकर के हिमाचल प्रदेश की सरकार चल रही है। आज मैं कांगड़ा आया हूं। मैं कांगड़ा आकर के मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। कांगड़ा में धर्मशाला के लिए विशेष तौर से उन्होंने कहा था कि कांगड़ा में धर्मशाला को एक हम टूरिज्म कैपिटल घोषित करते हैं। लेकिन हम ये 2 साल के कार्यकाल के बाद इस बात को यहाँ साथियों से पूछ रहे थे कि कुछ हुआ, तो सब लोगों ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, मात्र भाषणों से संभव नहीं है ये। और हैरानी की बात इस बात के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम उस सारी फैसले का अभिनंदन करते हैं जो अच्छे करेंगे, लेकिन आपने तो पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ज़मीन भी जो है वो कुछ ऐसे लोगों को देने का फैसला कर दिया जो यहाँ पर टूरिज्म के नाम पर आएंगे लेकिन यहाँ उस ज़मीन के मालिक बन जाएंगे। यानी कि हिमाचल को बेचने का हौसला इस सरकार में आ गया, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। चारों तरफ उसका विरोध हुआ, विधानसभा के अंदर हमने उसका विरोध किया। यह यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में आगे बढ़ रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार इस यूनिवर्सिटी के
उस पहचान को समाप्त करने की दिशा में कदम उठा रही है और कदम उठाने के साथ साथ में जहां की यूनिवर्सिटी की ज़मीन को बेचने की शुरुआत कर दी है। मामला हाई कोर्ट में है, अभी तक स्टे है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मैंने विधानसभा के रिकॉर्ड में इस बात का जिक्र किया है कि स्थानीय विधायक को सारी चीज़ को लेकर के विरोध करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। और मैंने ये भी कहा था कि अगर मैं वहाँ का विधायक होता तो मैं कभी भी सरकार की हिम्मत ही नहीं होती कि इस प्रकार का फैसला लेने के लिए वो सोच सकती थी। अगर ये सोच बनी है, ये कुछ लोगों की मिल करके बैठ करके एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत इस ज़मीन को बेचने का फैसला जो किया जा रहा है, मैं समझता हूँ इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो मामला कोर्ट में है, लेकिन अगर फैसला इस दिशा में आगे जाता है तो उस फैसले की सारी परतें जो है लोगों के सामने लाने का जिम्मा हमारा होगा। इसलिए मित्रों, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, 1000 से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में संस्थान बंद कर दिए हैं। अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में वो बंद करने का कार्यक्रम लगातार यथावत चला हुआ है। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की है। 2 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन 2 साल के कार्यकाल में एक भी काम जमीन पर ऐसा नहीं है जिस काम की शुरुआत सुक्खू जी ने अपने कार्यकाल में की थी, कांग्रेस की सरकार ने शुरू की थी, और आज उसका उद्घाटन करने की स्थिति में उसको पहुंचाया हो। अगर हो रहे हैं उद्घाटन, वो वही हो रहे हैं जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शुरू किए थे, वो बन करके पूरे हुए हैं और उसके बाद वहाँ पर उद्घाटन की प्रक्रिया शुरू की है। मैं आप सबके बीच में सिर्फ इन्हीं विषयों को लेकर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 30 करोड़ जमा है। अभी यहाँ पर एक बात विशेष तौर से, एक मुद्दा जो बार बार जिस बात के लिए हमारे साथियों ने एक बार नहीं अनेकों बार जिक्र किया है, और वो जिक्र इस बात के लिए किया गया था, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस यहाँ धर्मशाला में बनना है, उस कैंपस के लिए सिर्फ जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का 30 करोड़ रुपए जमा होना था, और वो पैसा अभी तक भी जमा नहीं किया गया। आज भी हम यहाँ अपने सर्किट हाउस में बैठे थे तो हमारे साथी बात कर रहे थे हिमकेयर का। हिमकेयर लगभग बंद कर दिया। हिमकेयर के अंतर्गत जो है लगभग 400 करोड़ रुपए की लायबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, जिसको वो क्लियर ही नहीं कर रही है।